गाइस कल है 26 दिसंबर जो कि अनअकैडमी पे हो रहा है बहुत बड़ा महामैराथन टेस्ट। अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं एजुकेटर। तो यहाँ पे सबसे पहली जो क्लास है मेरी क्लासेस है 1 PM पर, ठीक है ना। उसके बाद सब लोग का क्लास है 2 PM 3 PM 4 PM 5 PM 6 PM 7 PM 8 PM तक है। यानी 8 घंटे की लगातार होगी। अपने स्क्रीन पर टाइमिंग देख सकते हैं, सब लोग का टाइमिंग दिया हुआ है जो कि इनरोल फॉर फ्री है। कोई पैसा कोई मतलब ऐसा मत सोचना कि पैसा लगेगा, बिल्कुल इनरोल फॉर फ्री है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए उस पर क्लिक करिए और 1 बजे आप जाके अटेंड करिए, ठीक है। जितने भी एजुकेटर हैं आप मतलब देख सकते हो, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप लोग फ्री में मतलब बात आती है तो कोड क्या डालना होगा, कोड को नहीं भूलना है। GJAT10 क्या है, GJAT10। अगर किसी भी एजुकेटर का क्लास देखना है तो आपको कोड यूज़ करना है GJAT10, ठीक है। ध्यान रखना। तो जुड़िए कल 1 PM पे हमारे साथ। थैंक यू सो मच। गाइज कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों मैं आज आप लोगों के लिए यानी फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है सवाल, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि ये सारे क्वेश्चन क्या है, प्रीवियस ईयर है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप इस वीडियो की पूरी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों का लिंक दे दिया गया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है और वहां से सारे वीडियो PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पर देखेंगे पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर ये है। पहला क्वेश्चन ये कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट मापता है आवेश को, विभवांतर को, धारा को या फिर ऊर्जा को। अगर आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर पता है तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। ताकि मुझे भी पता चलेगा कि आपके अंदर जो इम्यूनिटी जो पावर होती है कितनी है। क्या आप इन सभी क्वेश्चनों को हल कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये आपको यानी एक टेस्ट यानी मॉक टेस्ट की तरह हो जाएगा, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो किसे मापता है, तो फटाफट राइट आंसर कमेंट कीजिए अगर आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता है तो। और वैसे तो मैं आपको बताऊंगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी ऊर्जा हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। ऊर्जा क्या है, जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट मापता है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन। और एक चीज यहाँ पे ये भी आपको बता दूं कि अगर आप इंग्लिश मीडियम में हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश मीडियम के लिए आपके लिए अलग से यहाँ पे क्वेश्चन टाइप किया गया है, आप अपने लैंग्वेजेस में समझ सकते हैं। हिंदी मीडियम वाले यहाँ पे आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी हमारी इस वीडियो में कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, चाहे वो आप इंग्लिश मीडियम से बिलोंग कर रहे हो या फिर आप हिंदी मीडियम से बिलोंग कर रहे हो। दोनों यानी दोनों मीडियम में आपको ये सवाल दिए जा रहे हैं और PDF भी सेम, PDF भी आपको सेम मीडियम में मिलेंगे, यानी इंग्लिश मीडियम और हिंदी दोनों मीडियम में मिल जाएंगे PDF। तो PDF को चिंता बिल्कुल नहीं करना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है जो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, ठीक है। चलिए कोई नहीं, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या में प्रकाश को क्या माना जाता है, तरंग माना जाता है, कण माना जाता है या फिर दोनों माना जाता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे भी क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी दोनों। यानी कौन कौन दोनों, तो तरंग को भी और कण, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सी में हमारे पास दोनों लिखा गया है, यानी ऑप्शन ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएगा। यानी तरंग और कण को क्या माना जाता है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या में प्रकाश को तरंग और कण दोनों माना जाता है, ठीक है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल ये है और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि द्रव्य तरंग सिद्धांत के प्रतिपादक थे, कौन थे भाई, जल्दी सभी लोग कमेंट कीजिए। इसका तो राइट आंसर आप सभी को पता होगा, डी ब्रॉगली या फिर हाइगेंस या फिर HA विल्सन या फिर ऑप्शन डी में है फ्रेंच नेल। सभी लोग कमेंट कीजिए क्वेश्चन नंबर 3 का। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी डी ब्रॉगली हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जो क्या है द्रव्य तरंग सिद्धांत के प्रतिपादक थे। कौन थे, तो डी ब्रॉगली। बहुत ही अच्छा सवाल है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव के आविष्कारक थे, कौन थे, सभी लोग कमेंट कीजिए क्वेश्चन नंबर 4 का। और यहाँ पे भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी आइंस्टीन हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। जो प्रकाश वैद्युत प्रभाव है इसके आविष्कारक कौन थे, तो ये आइंस्टीन थे। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि वह घटना जिसमें कुछ धातुओं पर प्रकाश पड़ने पर उनसे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं वो क्या कही जाती है, प्रकाश विद्युत प्रभाव,
या फिर प्रकाश मिति, या फिर ऑप्शन सी में प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 5 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल ये है कि ओजोन परत की जैविक उपयोगिता क्या है। ऑप्शन ए परावैंगनी किरण को रोकती है, ऑप्शन बी ग्रीन हाउस प्रभाव को कम करती है, या फिर ऑप्शन सी में ओजोन परत रेडियो तरंग को परिवर्तित करती है, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर आप सभी को पता है, तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। और वैसे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए में हमारे पास क्या है, ये हो जाएगा परावैंगनी किरण को रोकती है। ठीक है, जो ओजोन परत है वो क्या है, जैविक उपयोगिता को यानी परावैंगनी किरण को रोकती है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल ये है कि लघुतम तरंगदैर्घ्य होती है। ऑप्शन ए गामा किरण की, ऑप्शन बी एक्स किरण की, ऑप्शन सी परावैंगनी किरण की, या फिर ऑप्शन डी सूक्ष्म तरंग की। राइट आंसर कमेंट करेंगे सभी लोग कि लघु तरंगदैर्घ्य होती है, लघुतम तरंगदैर्घ्य होती है। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर कमेंट करेंगे सभी लोग, और इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी गामा किरण की हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल ये है कि किसकी तरंगदैर्घ्य जो है दीर्घतम होती है, यानी सबसे अधिक होती है, औरक्त प्रकाश की, या फिर परावैंगनी की प्रकाश की, या फिर रेडियो तरंगे की, या फिर एक्स किरणें की। तो देखिए इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी रेडियो तरंग की हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल ये है कि सूक्ष्म तरंगों का उपयोग किया जाता है, कहाँ पर किया जाता है, टेलीविजन रेडियो प्रसारण में, या फिर रडार नियान में, या फिर ऑप्शन डी में है उपयुक्त सभी। राइट आंसर कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 का, और यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी रडार निकाय हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, सूक्ष्म तरंगों का उपयोग रडार निकाय में किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल सभी लोग बताइएगा, पृथ्वी के वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में क्या होते हैं। बहुत ही अच्छे सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, और इस क्वेश्चन का आंसर मुझे शायद लग रहा है कि आप सभी को पता होगा कि पृथ्वी के वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में क्या क्या होता है। औरक्त विकिरण होता है, परावैंगनी विकिरण होता है, या फिर दृश्य विकिरण होता है, या फिर ऑप्शन डी नीले रंग के विकिरण होता है। जी नहीं, यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी औरक्त विकिरण होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये कि सबसे अधिक आवृत्ति किसमें होती है, गामा किरणें में, एक्स किरणों में, या फिर परावैंगनी किरणों की, या फिर ऑप्शन डी में है औरक्त किरणों की। राइट आंसर सभी लोग कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 का, मोर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज गामा किरणें, एक्स किरणें, परावैंगनी किरणों की, या फिर औरक्त किरणों की। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी गामा किरणों की। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल ये है कि रेडियो तरंगों के संचरण की दिशा में क्या होती है। ऑप्शन ए विद्युत क्षेत्र सदिश की दिशा में, ऑप्शन बी चुंबकीय क्षेत्र सदिश की दिशा में, ऑप्शन सी विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र सदिशों के लंबवत में, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 यानी 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र सदिशों के लंबवत में हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि वायुमंडल में वायु की विद्युत चालकता पृथ्वी तल से ऊंचाई बढ़ने पर क्या होता है, बढ़ती है, घटती है, या फिर अपरिवर्तित रहती है, या फिर ऑप्शन डी में है पहले घटती है फिर बढ़ती है। ऐसा होता है तो आप सभी लोग कमेंट करेंगे जरूर फटाफट। क्वेश्चन नंबर 13 यानी 13 का, कि वायुमंडल में वायु की विद्युत चालकता पृथ्वी तल से ऊंचाई बढ़ने पर क्या होती है। तो देखिए ये सरासर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी सबसे क्या होगा, बढ़ती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, यानी इंक्रीज होती है, डिक्रीज नहीं होती है। ठीक है, इंक्रीज होती है, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल ये है कि दूरसंचार में कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगें प्रयुक्त होती है, एक्स किरणें, औरक्त किरणें, सूक्ष्म तरंगें, या फिर ऑप्शन डी परावैंगनी किरणें। राइट आंसर सभी लोग कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 का, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी में हमारे पास क्या है, सूक्ष्म तरंगें हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि यदि वातावरण नहीं होता तो पृथ्वी की सतह पर औसत ताप क्या होता है, कम होता है, अधिक होता है, अपरिवर्तित रहता है, या फिर आपको एक माप दिया गया है 0 डिग्री सेल्सियस होता है। राइट आंसर सभी लोग कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 का।
15 नंबर सवाल का सभी लोग राइट आंसर कमेंट करेंगे। यदि वातावरण नहीं होता तो पृथ्वी की सतह पर औसत ताप क्या होता? तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कम हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की ऊर्जा का कारण है उनकी तरंग दैर्घ्य क्या होती है? आवृत्ति, विद्युत व चुंबकीय तरंगे होती है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी विद्युत व चुंबकीय तरंगे हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि टेलीविजन प्रसारण के लिए प्रयुक्त आवृत्ति परिसर कितनी होती है? सभी लोग कमेंट कीजिए फटाफट। टेलीविजन प्रसारण के लिए किसके लिए? टेलीविजन प्रसारण के लिए प्रयुक्त आवृत्ति यानी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो परिसर कितनी होती है? सभी लोग बताइएगा राइट आंसर। 30 से लेकर 300 मेगाहर्ट्ज, या फिर 30 से लेकर 300 किलोहर्ट्ज, या फिर 30 से 300 गीगाहर्ट्ज, या फिर ऑप्शन डी में है 30 से 300 हर्ट्ज। राइट आंसर कमेंट करेंगे। इसमें कंफ्यूजन की बात जरूर है क्योंकि यहाँ पे मान तो सेम दिया गया है 30 से 300, लेकिन आपको यहाँ पे ये डिस्कस करना है कि मेगा हर्ट्ज होगा कि किलो हर्ट्ज होगा कि गीगा हर्ट्ज होगा या फिर सिर्फ हर्ट्ज होगा, ये आपको यहाँ पे डिसाइड करनी है। तो 17 यानी 17 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, यानी मेगा हर्ट्ज हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल ये भी क्वेश्चन बहुत भी एग्जाम में पूछा गया है कि एफएम प्रसारण में प्रयुक्त आवृत्ति क्या होती है, यानी फ्रीक्वेंसी क्या होती है एफएम में। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए में है VHF तथा UHF तरंगे होती हैं, या फिर लघु तरंगे, या फिर मध्यम तरंगे, या फिर सूक्ष्म तरंगे। राइट आंसर कमेंट करेंगे। 18 का सवाल रवि लोग, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। ए में हमारे पास क्या है? VHF तथा UHF तरंगे होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल ये है कि ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण क्या होता है? अवरक्त किरण, पराबैंगनी किरण, एक्स किरण, या फिर रेडियो तरंग। 19 का सवाल सभी लोग कमेंट कीजिए, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए में हमारे पास क्या है? अवरक्त किरण हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अवरक्त किरण हो जाएगा। जो ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण क्या होता है? तो अवरक्त किरण के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, और ये है आज का लास्ट सवाल। ठीक है, सवाल ये कि मॉडेम का कार्य क्या होता है? आपने नाम तो जरूर सुना होगा। मॉडेम का कार्य क्या होता है? तो देखिए इसका काम ज़्यादा नहीं होता है, ये मॉड्यूलन यानी मॉड्यूलन वो जो संसूचन होता है, ये दोनों का काम होता है। ठीक है, दोनों का कार्य होता है मॉडेम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को एटलीस्ट एक लाइक कीजिए, और अपने स्टडी ग्रुप में एटलीस्ट एक शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। ठीक है, तो अगला वीडियो आपका क्या रहेगा? अगला वीडियो आपको जीके रहेगा। कितने बजे? तो ये जीके आपको लगभग 1 बजे रहेगा। ठीक है, कितने बजे? दोपहर 1 बजे आपको जीके प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।